इस्लामाबाद से हम देख रहे हैं कि बराह रास्त पीआईए की निजकारी के हवाले से बोली जो है वो खोली जा रही थी। पहला अमल हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हुआ, जबकि दूसरा अमल जो है वो अब से कुछ ही लम्हे पहले हमने आपको बराह रास्त दिखाया, जिसमें बोलियां जो हैं वो सामने आई हैं। और पीआईए की निजकारी की बोली का जो दूसरा मरहला था वो भी हमने आपको दिखाया, जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप की सबसे ज़्यादा 115 अरब की बोली सामने आई है। और लकी सीमेंट ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि एयर ब्लू कंसोर्शियम ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई है। आपको अपडेट कर रहे हैं साहम खबर से कि पीआईए की निजकारी के लिए बोली का जो दूसरा मरहला था वो सामने आया है, जिसमें आरिफ हबीब ग्रुप की सबसे ज़्यादा 115 अरब की बोली सामने आई है। और लकी सीमेंट ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जबकि एयर ब्लू कंसोर्शियम ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई है। 3 बजे जो है वो 3 नाम दिए गए थे, जिसके बाद पहला अमल जो है वो मुकम्मल हुआ था। पीआईए की निजकारी के हवाले से जो है वो साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट जो है वो इस वक्त अमल का जो तरीका है वो जो सामने आ रहा है, जिसमें पहले मरहले के अंदर 3 बोलियां सामने आई, जबकि दूसरे मरहले के अंदर ये 3 बोलियां जो है वो खुलकर सामने आई हैं। साबिक डीजी सिविल एविएशन हसन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, दूसरा मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है और आरिफ हबीब ग्रुप की सबसे ज़्यादा 115 अरब की बोली सामने आई। सर, क्या कॉमेंट देंगे आप? मेरा ख्याल है, देखें, एक प्राइवेटाइजेशन का अमल जो इतने अरसे से रुका हुआ था, ये तो एक बड़ी खुशआइंद बात है कि वो कम से कम किसी नतीजे पे पहुंचा है। और उसके नतीजे में अभी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए एक रास्ता खुला है, क्योंकि यहाँ पे बड़े अरसे से आप लोगों को मालूम है कि स्टील मिल के केस से लेकर आज तक जो है ये एक मसला चल रहा था कि कैसे इनको प्राइवेटाइज किया जाए, कोई प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी को और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को कैसे ठीक करना है। मेरा ख्याल है ये बहुत खुशआइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। और एविएशन इंडस्ट्री, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में काफी अर्से से बहुत डिप्रेस है। और ये एक बात और भी है कि ये जो स्टेट ओन्ड होती हैं, ये वर्ल्ड ओवर मैंने देखा है कि मैं चूंकि डीजी भी रहा हूँ तो मैंने देखा है कि हर जगह डिप्रेस थी। अभी आप एयर इंडिया की मिसाल ले लें तो उनको भी ये प्राइवेटाइज करना पड़ गया था। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने चूंकि खुद इसमें इंटरेस्ट लिया है और उन्होंने इसको इंश्योर किया है कि कम से कम ये एक प्राइवेटाइजेशन का अमल हो जाए। और इसके बाद जो एयरपोर्ट को आउटसोर्सिंग का अमल है, मेरे ख्याल है वो भी कहीं ना कहीं बड़े अरसे से ऑब्स्टेकल का शिकार होता है, उसमें भी हर्डल दूर करनी चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग की तरफ के लेके जाए, ताकि वर्ल्ड लेवल के कमर्शियल एयरपोर्ट जो है उस तरह का फैसिलिटीज हो, उस तरह की सर्विसेज हो। क्योंकि हमारा ये जो पब्लिक सेक्टर में सारी चीजें चलती हैं, इन्होंने बड़ा मसला खराब किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी और खुशआइंद बात है और ये कामयाबी से आज हो गया और इसी को वेलकम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। हसन बेग साहब, लकी सीमेंट और दीगर बोलियों में बड़े फर्क की आप क्या वजूहात समझ सकते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें एसेट्स का बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो कोर बिजनेस है उसका और जो एसेट्स है पीआईए के पास, उसकी जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत फर्क है। और उस वैल्यूएशन की वजह से जो असेसमेंट है, जो अपने अपने इन्होंने अपनी कंपनियों ने अपनी ड्यू डिलीजेंस की है, उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल लोग या तो नहीं होंगे, या ये है कि कुछ कंपनियां जो जानबूझ के कर रही होती हैं कि चलें इतनी कम बोली दे दें कि अगर आ गया तो फाबे, वरना ये है कि हम इसको जो है ना इससे अवॉइड करें, क्योंकि कल का पता नहीं होता कि यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री का एक इशू है डेफिनेटली, लेकिन पीआईए की सूरत में हमारी ये जो मेरा ख्याल है कंपनी है या कारपोरेशन थी पहले, तो ये तो बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ये जो वैल्यूएशन का फर्क है, मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ ड्यू डिलीजेंस में फर्क आया है, वो एक बुनियादी तौर पे बहुत बेसिक है। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो है वो इतना यानी ऊपर नीचे वैल्यूएशन को ले जाती है, जो रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट है उसमें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कुछ कंपनियों ने इसको अवॉइड करने की कोशिश की है, कम से कम बोली दी है। उसकी बेसिक रीजन तो यही है कि उनका रिस्क जो है वो कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि शायद इसको हम प्रॉपर तरीके उस लेवल पे ना चला सके, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस उसमें थी जिनको इनको कंप्लाई करना है और मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट डालनी है। बिल्कुल। हसन बेग, जिस तरह आप रिस्क की बात करें तो सर पीआईए के कर्जे और वाजिबात बोली की कीमतों में किस हद तक सर मुतासर कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
नहीं, मेरा ख्याल है कि कर्जों का तो इन्होंने अलहदा वो कर दिया है, वो तो सोवरेन गारंटीज अलहदा आ गई है उसमें। इन कंपनियों के पास जो है ना कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। इनको रिस्क बेसिकली यहाँ के जो अदरवाइज हमारी एविएशन की सूरत हाल है उसके हवाले से रिस्क हो सकता है, और इन्होंने जो नए जहाज लेने हैं उसके हवाले से रिस्क हो सकता है। और उसके साथ साथ जहाँ पे आपको मालूम है कि हमारा जो फुटफॉल है उसमें भी बड़ा इशू है। यहाँ पे या तो इतनी बड़े लेवल पे तो इन्वेस्टमेंट आ रही हो, और जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती तो फिर तो बहुत बेहतर था कि यहाँ पे यानी सारी कंपनियां चल रही होती हैं। लेकिन वो वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारी डिस्टर्ब है ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर। तो उसकी जो रिस्क असेसमेंट है उस हवाले से जो कर्जों की आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि कर्जों का मसला तो ऑलरेडी सेटल्ड है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये दूसरी तीसरी दफा ये बिडिंग जो है हुई है, वो उसमें सबसे बड़ा रिस्क ही वही था जो कर्जे लिए हुए हैं पीआईए ने, वो उसको अलहदा इन्होंने किया है, उसको सेपरेट करके इस चीज को आगे आए हैं, इसलिए ये कामयाब हुआ है प्रोसेस। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे ताजर होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सर उनको क्या रिस्क है? क्योंकि क्या मुस्तकबिल के कानूनी या ऑपरेशनल मसाइल बोली के लिए एक बड़ा रिस्क साबित हो सकते हैं सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो लीगल फ्रेमवर्क की आप बात कर रही हैं, डेफिनेटली वो भी एक आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये मेंशन हुआ है कि यहाँ पे हमारे जो यानी एक लीगल और कानूनी लेवल पे जो एक गारंटीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चीज कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जाके वहाँ यानी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद जो है हमें कोई वहाँ पे गारंटीज ना हो। मेरा ख्याल है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली गारंटीज अगर इंश्योर नहीं करेंगे, अगर लीगल फ्रेमवर्क मजबूत नहीं होगा तो जाहिर है वो भी एक रिस्क का बायस हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जो है ना इस चीज को जरूर इंश्योर करना चाहिए कि लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको बेहतर करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट बना है ये अमेंडमेंट्स के बाद के वो शायद जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इस तरीके से उसको शायद डिफेंड नहीं कर सकती। और इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि जब स्टील मिल का किस्सा हुआ था या उसके बाद रिकोडेक का हुआ तो उसमें भी जो कोर्ट्स के फैसले थे उनकी वजह से बहुत सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ था। वो जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो डेफिनेटली इस चीज को असेस करता है कि यहाँ पे क्या लीगल फ्रेमवर्क इस काबिल है, कोर्ट्स हैं कि जहाँ से इंसाफ मिलेगा और अल्टीमेटली इनको आगे जो है आर्बिट्रेशन में या कहीं पे लीगल कॉम्प्लिकेशन में ना चले जाएं। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर डेफिनेटली थोड़ी सी और ज्यादा जरूरत है उनको तवज्जो देने की, सो दैट कि कल को इनके ये जो खतरात हैं, ये जो रिस्क है, इसको खत्म किया जाए। अच्छा हसन बेग साहब, अगर लायबिलिटीज की हम बात करें तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत ने तमाम वाज़ेह तौर पर लायबिलिटीज जो हैं वो अलग कर दी हैं? जी, लायबिलिटीज जो है ना उसमें कुछ चीजें जो है ना वो अभी भी रखी हुई हैं, लेकिन ये है कि मेनली जो मेन लायबिलिटी आपको मालूम है कि ये कर्जों की सूरत में और ये जो इन्होंने बैंकों से लिए हुए हैं उसको तो इन्होंने अलहदा किया है। बाकी ये है कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बोली आई है ये तो बड़ी परफेक्ट है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टर के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कल को वो खुदा ना खासा ये जो इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है ना वो बिल्कुल ही नुकसान में चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है बड़ी मुनासिब बोली आई है और उसको वेलकम किया जाना चाहिए। अच्छा सर, पीआईए निजकारी के बाद के बिजनेस मॉडल में आप क्या समझते हैं कि क्या क्या बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं? मेरा ख्याल है कि देखें, एक तो कंपटीशन आएगा, ज़ाहिर है कंपटीशन के माहौल में दूसरी जो हमारी यहाँ पे एयरलाइंस है उसमें भी एक कंपटीशन आएगा। खुसूसन आपको मालूम है कि इससे पहले जो है वो सरीन एयर जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है। दूसरी जो कंपनियां आना चाहती हैं अभी कराची एयर या पंजाब एयर या इस तरह की जो कंपनियां आ रही हैं और अपनी एविएशन बिजनेस में, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा माहौल पैदा होगा। जैसे आप लोगों को मालूम है यहाँ पे टेलकोज एक जमाने में मुशर्रफ साहब के दौर में कंपनियां आई तो उसकी वजह से लोगों को एक सहूलत मिल गई, क्योंकि वो वाला बोझ जो नॉर्मली हम यानी पीटीसीएल के थ्रू करते थे उससे रिलीफ मिला। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि ये कंपटीशन में कंपनियां आएंगी तो इसका बिजनेस मॉडल जो है वो एक यानी एक कामयाब मॉडल हो सकता है, स्पेशली लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि ये जो एयर फेयर है वो बहुत ज्यादा है, वहाँ पे वो होगा। बाकी ये है कि जब एयर फेयर कम होगा तो डेफिनेटली लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं और स्पेशली हमारे जो फॉरेन
یعنی ٹورز ہیں، اور یہ ہماری PIA تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سارے فارن ڈیسٹینیشن ہیں جو ڈسٹرب ہوئے تھے بڑے عرصے سے. جی سر. تو اس کو جو ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ فارن کی وہ ہے لوگوں کے، وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنی ایئر لائن پہ سفر کرے اور ڈائریکٹ